नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद हम बात करेंगे शेयर बाजार की भाषा की। आज यहाँ पर आपको ढेर सारे टर्म्स हम समझाएंगे। वीडियो लंबी होगी, इसीलिए उम्मीद मेरी सिर्फ उन लोगों से है जो सच में बाजार को सीखना समझना चाहते हैं और एक एक टर्मिनोलॉजी को बिल्कुल आसान भाषा में सीखना चाहते हैं, वही आगे बढ़ें। बाकी आप लोगों के लिए वीडियो लंबी है, थोड़ा सा दिमाग भी आपको लगाना पड़ सकता है, तो जिनको दिमाग वगैरह नहीं लगाना है, सिर्फ पैसे ही कमाने हैं, वो कहीं और जाकर कोई और वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे। कई पार्ट में वीडियो डालनी पड़ेगी जिससे कि आप सारी की सारी बाजार को अच्छे से समझ जाओ। कोशिश करूंगा सबसे आसान तरीके से आपको समझा पाऊँ। सबसे पहले टर्म्स पे चलते हैं। आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, आर्बिट्राज क्या होता है उसको समझने के लिए हमको दो बातें जाननी होंगी। पहली चीज़, एक एक्सचेंज है हमारे पास NSE और दूसरा एक्सचेंज है हमारे पास BSE। आप सब भी इनमें से ढेर सारे स्टॉक्स को ट्रेड करते होंगे। NSE पर लगभग 1500 स्टॉक्स लिस्टेड हैं, ठीक है, और BSE पर लगभग 5000 प्लस, इवन 5500 हम भी कह सकते हैं। चलिए 5000 अभी के लिए मानते हैं। अब ये दो एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। एक्सचेंजेस का मतलब क्या होता है मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में समझाया हुआ था, बाजार, ठीक है। अभी देखिए, दो अलग अलग बाजार हैं, तो यहाँ पे कुछ सेलर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर भी कुछ सेलर्स अवेलेबल हैं, तो एक ही चीज़ वो बेच रहे हैं। चलिए मान लेते हैं एक समय के लिए कि आप कोई सामान लेने गए, सब्जी लेने गए, टमाटर आप लेने गए, यहाँ पर भी टमाटर बिकता है, यहाँ पर भी टमाटर बिकता है। तो हो सकता है यहाँ टमाटर 10 रुपये किलो बिक रहा हो और यहाँ वाले सेलर को कोई मजबूरी हो तो वो सस्ते में ही टमाटर बेचकर भाग रहा हो। अब यहाँ पर कोई सेलर है जो 9 रुपये में टमाटर बेच दे रहा है। एक टमाटर की वैल्यू मान लेते हैं, वैसे भी टमाटर महंगे होते हैं, मुझे एग्जैक्टली रेट नहीं पता, ठीक। आपको पता हो नीचे बताना आपके यहाँ टमाटर कितने रुपये किलो है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कोई सेलर है जो 9 रुपये में बेच रहा है। अब कोई एक थर्ड पर्सन, चलिए हम आप यहाँ पर खड़े थे और इस ड्राइंग के लिए आप लाइक कर देना। ये बंदे को दिखा कि इस जगह पर NSE पर कोई सेलर है जो 9 रुपये में बेच रहा है क्या, टमाटर, और BSE पर बेचा जा रहा है 10 रुपये में। इसने कहा कि चलिए हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम 9 रुपये में NSE से टमाटर खरीद लेते हैं और BSE में जाकर हम खुद एक सेलर बन जाते हैं और 10 रुपये में हमारा माल बिक जाएगा। बात आपको समझ में आई? माल उसने खरीद लिया NSE से और चला गया वो BSE पर और वहाँ पर एक सेलर बन गया, ठीक है। सेलर बन गया और उसने कहा भैया हमारा माल ले लो, 10 रुपये किलो, 10 रुपये का एक, 10 रुपये का एक, या जिस तरीके से भी उसने कहा। अब अगर उसका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया तो उसको 1 रुपये का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। इसी फ़ायदे को आर्बिट्राज कहते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस हुआ इसको आर्बिट्राज कहते हैं। और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ही केसेस में आपको दिखती होगी। अभी मैं रिसेंटली बात करूं तो बर्गर किंग में आपने देखा होगा कि BSE पर अलग रेट चल रहा था जब अपर सर्किट लगा हुआ था, NSE पर अलग रेट चल रहा था जब तक ट्रेडिंग हो रही थी, कहाँ पर, अपर सर्किट और लोअर सर्किट में। ये केस तब बनता है जब स्टॉक में हैवी डिमांड या फिर हैवी सेलिंग हो रही है। इस तरीके का केस तब बनता है। बहुत अन्य केसेस में आर्बिट्राज यूज होता है। अभी बेसिक समय में आप इतना समझ लीजिए, एक बाजार का माल खरीदा हुआ दूसरे बाजार में बेच दिया जाए, उसी को आर्बिट्राज कहते हैं। कुछ इस तरीके का ट्रांजैक्शन होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आपके लिए सीखने के लिए, वो हम कभी और बताएंगे। क्वेरीज आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं एवरेजिंग की। एवरेजिंग हम आपको सबको पता है, 100 रुपये पे हमने कोई स्टॉक खरीदा, फिर वो स्टॉक गिर गया, चलिए मान लेते हैं 50 रुपये पे आ गया। यहाँ हमने कुछ क्वांटिटी अगर एक खरीदी थी और यहाँ पर भी हमने अगर एक क्वांटिटी खरीद ली तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई, 150 रुपये। अब हमारे पास हो गए 2 स्टॉक, तो हमारा जो एवरेज आया 150/2 और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 75। यानी कि हमारे पास वो स्टॉक इस वक्त 75 रुपये के रेट पे अवेलेबल है। ये हमने एवरेजिंग की, अपने स्टॉक की एवरेजिंग की। 75 रुपये पे हमारा स्टॉक एवरेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेजिंग बहुत ही आसान टर्म था। बियर्स पे आते हैं। अब ये बियर्स होते कौन है मैं आपको समझा देता हूँ। पहली चीज़, 2 चीज़ आपको समझनी होगी। एक होते हैं भालू, ठीक है, भालू सही लिखा हूँ ना, हिंदी वालों बताना। भालू एक होते हैं और दूसरे होते हैं बैल। अब यही दो टर्म स्टॉक मार्केट में यूज किए जाते हैं और किस तरीके से यूज किए जाते हैं उसको भी समझ लीजिएगा। भालू का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। भालू जो है, अगर मैं ड्राइंग नहीं बना सकता, वैसे भालू जो होता है वो हमेशा नीचे वार करता है। चलिए ये भालू मान लेते हैं, इस भालू के लिए भी आप लाइक कर दोगे। ये भालू जो है हमेशा नीचे की तरफ वार करता है और आप बैल को देखेंगे हमेशा ऊपर की तरफ वार करता है, ठीक। जैसे कि भालू आया वो नीचे गड्ढा खोद देता है और जो बैल होता है वो ऊपर चीज़ों को उछालता है। तो जब भी बात होगी भालुओं की, बियर्स की, तो वो स्टॉक मार्केट को नीचे ढकेलते हैं, ठीक। और जब भी बात होगी बुल्स की, वो स्टॉक मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं। इसीलिए अगर कोई आपसे कहता है कि आप स्टॉक मार्केट के बियर हैं
इसका मतलब आप स्टॉक मार्केट में मंदी देख रहे हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट में हमेशा गिरावट देखते हैं। अगर आपने वेब सीरीज़ देखी होगी हर्षद मेहता वाली, वहाँ पर भी इन टर्मिनोलॉजीज़ का बहुत अच्छे से उपयोग किया गया था। तो बियर्स मतलब भालू, और भालू बाजार को गिराता है, बस इतना समझ लीजिएगा। इस टर्म को आप नोट करके रख लीजिए, कहीं भी आपको बियर्स मिलता है समझ लीजिएगा भालू। मैंने आपको समझा दिया। अब एक बियर मार्केट क्या होती है ये भी आप समझ लीजिए। बियर मार्केट का मतलब भालू वाली मार्केट, भालू वाली मार्केट का मतलब गिरने वाली मार्केट। जैसे कि कोई स्टॉक यहाँ पर था और गिरते गिरते यहाँ पर आ गया, 100 रुपये पे था 20 रुपये पे आ गया, तो ये एक बियर मार्केट है। धीरे धीरे बाजार जो है वो गिरती हुई जा रही है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं ब्लू चिप की। ब्लू चिप क्या होती है? देखिए ब्लू चिप का मतलब क्या है, मैं अगर आसान भाषा में आपको समझा दूं, इनके नाम पे मत जाइएगा डायरेक्टली, वो भी कभी और एक्सप्लेन कर देंगे। ब्लू चिप का मतलब होता है अच्छे से अच्छी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी। अब लार्ज कैप में भी जो लार्ज कैप की भी बाप होती हैं, जैसे कि लार्ज कैप आपको 1 लाख करोड़ की कोई कंपनी मिल गई, वो एक ब्लू चिप हम उसको कह सकते हैं। लेकिन इनमें से भी जो टॉप क्लास की हो, जैसे 5 लाख करोड़ वाली इंडिया में कुछ कंपनियां हैं, उनको आप बहुत ही बेहतरीन ब्लू चिप कह सकते हो। आप 2.5 लाख के ऊपर वाली को भी ब्लू चिप कह सकते हो। तो उसी हिसाब से आपको समझना है। ब्लू चिप का मतलब आसान भाषा में समझना हो तो बस इतना जान लीजिए, बड़ी कंपनियां जो कि बहुत ही स्टेबल हैं, जिनकी बिजनेस साइकिल जो है वो चलती रहती है, इसीलिए उनका मार्केट कैप लगातार मेंटेन होता है। बढ़िया कंपनी जो स्टॉक मार्केट में परफॉर्म भी करती रहती हैं। आई होप आप ब्लू चिप समझ गए होंगे। अब चलते हैं बोनस पर। देखिए ये कोई एग्जैक्टली जो चल रहा है, ये जो होता है ना ABCD, बिल्कुल इस क्रोनोलॉजी में चल रहा है। आई होप आप समझ गए। चलिए बोनस की बात करते हैं। बोनस का मतलब क्या होता है? कोई कंपनी का एक शेयर आपके पास है और कंपनी ने कहा कि हम अपने शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स और देना चाहते हैं। जैसे कि एक शेयर्स है, उसके पास एक शेयर है, उसको एक और शेयर कंपनी अगर दे देती है, तो ये जो दूसरा शेयर आएगा इसी के बदले में, तो वो हो जाएगा बोनस शेयर। अब ये बोनस की बात क्या होती है? बोनस का मतलब आप समझ लीजिए फ्री में जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई। अब ये बोनस जो मिलता है इसके कई सारे क्राइटेरिया हैं, बस इतना समझ लीजिए। कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिट को आपको किसी भाषा में देना चाहती है, कभी डिविडेंड के रूप में, कभी टैक्स बचाने के लिए डिविडेंड ना देकर बोनस दे देती है। आपके पास शेयर्स की संख्या बढ़ जाती है। जैसे कि किसी कंपनी का 100 रुपये का शेयर है, आपको कंपनी का एक और शेयर मिल गया, तो आपके पास कंपनी के 200 रुपये के शेयर्स हो गए, और ये कंपनी का प्रॉफिट था जो आपको मिलना चाहिए था। कंपनी में आपने पैसा लगाया था, तो कंपनी इनडायरेक्टली आपको रिवॉर्ड दे दी। तो बोनस का मतलब ये होता है। बुक क्लोजर ये क्या चीज़ होती है? देखिए ध्यान दीजिएगा, इस पर थोड़ा सा समझने में आपको कठिनाई हो सकती है। जैसे कि किसी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, ठीक, अभी किसी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, उसके लिए एक डेट फिक्स की जाती है। डेट किस तरीके से फिक्स की जाती है? रिकॉर्ड डेट, और एक दूसरी डेट होती है एक्स डिविडेंड डेट। अब इन्हीं के बीच में जो बुक क्लोजर की डेट होती है उसको समझिएगा। ये क्या होती है कि हम एक किताब है, चलिए इस किताब में हम 10 लोगों का नाम दर्ज करेंगे जिनको डिविडेंड मिलना है। हम एक डेट सेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर रिकॉर्ड डेट सेट की गई थी। अब रिकॉर्ड डेट के बाद उस जो कंपनी की किताब होगी वहाँ पर अब कोई नाम नहीं अपडेट किया जाएगा, और इसी टर्मिनोलॉजी को बुक क्लोजर कहा जाता है कि हमारी बुक इस दिन क्लोज हो जाएगी, इससे पहले जो लोग हमारे पास हमारे शेयर होल्डर्स रहेंगे उनको डिविडेंड मिलेगा। कुछ इस तरीके की बात होती है बुक क्लोजर में, बस इतना समझ लीजिए। बुक क्लोजर का सिंपल एकदम आसान भाषा में अगर आप समझना चाहें, एक किताब कॉपी आप इसको समझ सकते हैं किस तरीके से कि जहाँ पर जो उनके एलिजिबल शेयर होल्डर्स होते हैं उनका नाम दर्ज हो जाए एक रिस्पेक्टेड डेट में। वो डेट कुछ भी हो सकती है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, बोनस के लिए हो सकती है, डिविडेंड के लिए हो सकती है, स्प्लिट के लिए हो सकती है, या कुछ और। बुल मैंने आपको पहले ही समझा दिया। बैल क्या करता है? बाजार को ऊपर लेकर जाता है। तो आप अगर एक बाजार में बुल हैं तो आपको पता है क्या चीज़ होती है। चलिए बुल मार्केट क्या होगी वो आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। बियर मार्केट का जस्ट अपोजिट, बाजार जब ऊपर जा रही हो, जैसे इस वक्त निफ्टी जा रही है ऊपर के ऊपर, तो हम एक बुल मार्केट में हैं। तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई टर्म यूज करे बुल मार्केट, तो आप उसको बता दो हाँ भैया बुल मार्केट ये होती है। अब बिड एंड ऑफर, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान दीजिएगा इस पर, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब बिड एंड ऑफर क्या होता है? बिड का मतलब होता है बोली, ध्यान दीजिएगा बोली, और ऑफ़र का मतलब होता है कि लीजिए हमारा सामान हम इतने में देंगे। जैसे कि आप कहीं बाज़ार में जाते हो तो आप सब्जी वाले से या किसी से भी बोलते हो कि हम इतने में खरीदेंगे, सामने वाला कहता है नहीं हम इतने में देंगे, फिर एक बीच का प्राइस आता है ना तेरा ना मेरा वाला। आप लोगों के घर में जो लोग छोटे होंगे उनके घर में मम्मी ये चीज़ बहुत ही अच्छे से सिखा सकती होंगी। खैर बिड और ऑफ़र अगर आप समझना चाहते हो तो जब भी आप देखते होगे कोई स्टॉक अगर 100 रुपये पे चल रहा है, ठीक है, अब कोई इसको बेचना चाहता है 101 पे, और कोई इसको 101 पे बेचना चाहता है और कोई ऑफ़र लगा के रखा है 99 पे, ठीक है,
ऑफ़र वो लगाता है जो बेचना चाहता है, तो ऑफ़र लगा हुआ है 101 पे और बिड की जा रही है 99 पे, यानी कि 99 पे हमको ख़रीदना है, बेचने वाला 101 पे बेच रहा है। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन कब होगा, या तो ये अपना प्राइस कम कर दे या फिर ये अपना प्राइस बढ़ा लें। तो जब भी आप मार्केट ऑर्डर लगाओगे तो जो वहाँ पर आपने अगर ट्रांजैक्शन किया होगा स्टॉक मार्केट में, जब भी आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो तो जो उस वक्त लेटेस्ट प्राइस चलता रहता है इसी पे हो जाता है। कैसे कि बेचना है सामने वाले को 101 में और आप मार्केट ऑर्डर लगा दिए, तो मार्केट में यही अगर एक सेलर अवेलेबल है तो यही माल आपको थमा दिया जाएगा। और मार्केट ऑर्डर में अगर आपने अपोजिट ऑर्डर लगाया है कि आपको अगर 101 में बेचना है, लेकिन अगर आपने मार्केट ऑर्डर में सेल किया तो खरीदने वाला 99 में लेना चाहता है, तो आपका माल जो है 99 में बिकेगा। बिड का मतलब आपने समझ लिया, बोली आप कितने में खरीदना चाहते हो, ऑफर का मतलब आपको कितने में बेचा जा रहा है। इस वक्त स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल इसी तरीके का मतलब सर्कमस्टांस बनता है। आप अगर किसी भी स्टॉक को इन डेप्थ में देखते होंगे, वहाँ पर एक तरफ बिड प्राइजेस चलते रहते हैं, एक तरफ ऑफर प्राइजेस चलते रहते हैं, उसी के बीच ट्रांजैक्शन होता रहता है। ट्रांजैक्शन किस तरीके का, पहला ट्रांजैक्शन होता है मार्केट टाइप के ऑर्डर्स का, यानी कि मार्केट में जो अभी इस वक्त रेट चल रहा है उस पर ट्रांजैक्शन होता रहे, और दूसरा जिनकी बिड और ऑफर मैच कर जाएगी उनका ट्रांजैक्शन हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर एक और टर्म ये है ब्रोकरेज, ये यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं है, हम आपको समझा देते हैं। ब्रोकरेज का मतलब होता है कि आपका जो ब्रोकर है, अब ब्रोकर कौन होता है, ब्रोकर जो आपका अकाउंट खोलता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट क्या होता है, ये बेसिक वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है, उसको आपको जरूर देखनी चाहिए, वो भी वीडियो में आई बटन पे दे दूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। अभी ब्रोकरेज क्या होती है, जो आपका ब्रोकर होता है, ब्रोकर जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट को खोलता है, वो आपको बाई और सेल करने की सुविधा देता है। ठीक है, अब इस सुविधा देने के लिए उसको भी कुछ खर्चे देने पड़ते होंगे, इंटरनेट का खर्चा, अपने एम्प्लॉयज़ का खर्चा, वो खर्चा वो निकालता है ब्रोकरेज से। ब्रोकरेज ये कमीशन है, इसको अगर हिंदी में कही जाए तो दलाली है। खैर हटा दीजिए, दलाली नाम ही थोड़ा अजीब सा लग रहा है। खैर अंग्रेजी बहुत लोगों को सभ्य बना देती है, तो चलिए यहाँ पर हम सभ्यता की बात करेंगे। ब्रोकरेज आपके ब्रोकर्स यूज करते हैं, मतलब उनको हम और आप देते हैं जब भी कोई हम बाई या सेल ट्रांजैक्शन करते हैं एक्सचेंजेस पर। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बास्केट ट्रेडिंग क्या होती है, देखिए आपने एक चीज़ का नाम सुना होगा, म्यूचुअल फंड। ठीक है, और एक दूसरी चीज़ होती है ETF वगैरह, और एक इसके भी अलावा चीज़ होती है, अगर आपने सुना होगा स्मॉल केस। कितने लोगों ने सुना है वो बता सकते हैं नीचे। अब ये लोग करते क्या हैं, म्यूचुअल फंड वाले ये करते क्या हैं, ढेर सारे स्टॉक्स, कुछ म्यूचुअल फंड वाले 30 स्टॉक, कुछ लोग तो 40, कुछ इवन 50 स्टॉक, कुछ इवन इससे भी ज़्यादा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। अब वो जब बाजार में जाते हैं ट्रांजैक्शन करने, उनको एक साथ 50 स्टॉक्स को अगर खरीदना है, वो एक साथ अगर ऑर्डर डाल देते हैं, उसको बास्केट ऑर्डर कहा जाता है। इस एक आसान भाषा में मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ बताई है, एग्जैक्टली वो ऐसा नहीं करते हैं। चलिए, अब बास्केट ट्रेडिंग क्या होती है, आप पूरे के पूरे निफ्टी के स्टॉक को एक साथ अगर खरीदना चाहो, पूरे के पूरे सेंसेक्स के स्टॉक को अगर आप एक साथ खरीदना चाहो, या कोई और जो भी इंडेक्स हो उसका स्टॉक अगर आप खरीदना चाहते हो, तो आप बास्केट ट्रेडिंग करते हो। ये अलग अलग केसेस में बदल जाती है। आई होप आप समझोगे बात को। बीटा क्या होता है मैंने आपको समझाया था दूसरे वाले चैनल पर, तो आपने वहाँ पर अगर वीडियो देखी होगी, अच्छी बात है, नहीं देखी तो मैं आपको समझा देता हूँ। आपके स्टॉक का मोमेंटम इंडेक्स से कितना मेल जोल खाता है, उसी से कंपेयर किया जाता है बीटा। आपका स्टॉक अगर 100 रुपये का है और 110 भागता है, और इंडेक्स अगर 100 रुपये का है वो 105 भागता है, तो आपके स्टॉक का बीटा हाई है, जो कि आपके पोर्टफोलियो को हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला बनाएगा। हाई रिस्क हाई रिवार्ड कौन सा पोर्टफोलियो बनता है, जहां पर आपका जो स्टॉक होता है वो बाजार से तेज़ भागता है, चाहे ऊपर स्टॉक भाग रहा हो, चाहे बाजार नीचे जा रही हो, तो स्टॉक भी नीचे तेज़ी से भागता है, ऊपर भी केस यही बनता है। आई होप आप बात को समझे होगे। दूसरे चैनल पे और अच्छे से एक्सप्लेन है, आप जाकर देखिएगा। बिड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप किस प्राइस पे बोली लगा रहे हो स्टॉक, कोई भी स्टॉक लेने के लिए, जैसे कि हम यहाँ पर कोई क्वांटिटी कुछ भी आप खरीद रहे हो, कोई भी सामान आप खरीदते हो, तो जो भी आप बोली लगाते हो वही चीज़ है। स्टॉक मार्केट में भी बिड प्राइस क्या होता है कि किस पे आप बोली लगाए हो, किस रेट पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक को उठाना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं। चलिए, बाई लिमिट ऑर्डर क्या होता है, देखिए बिड प्राइस में एक चीज़ सबसे ज़रूरी होती है, लिमिट ऑर्डर। मैंने आपसे कहा था आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो तो मार्केट में जो भी रेट चल रहा है उस पर आपका स्टॉक जो है वो बिक जाएगा या फिर आपको मिल जाएगा। ठीक, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी चीज़, आप लिमिट लगा सकते हो कि अगर कोई स्टॉक 100 पे चल रहा है और आप चाहते हो उसको आप 90 पे ही खरीदो, तो जब तक वो 90 आएगा नहीं तब तक आपका बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये आपके लिए अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी सुविधा आपको एक्सचेंजेस और आपके ब्रोकर्स देते हैं। तो बाई लिमिट ऑर्डर इस तरीके का होता है कि आप अपने स्टॉक को जितना मन उतने सस्ते में ऑर्डर लगा सकते हो। अगर आता है वहाँ पर रेट तो आपको मिलेगा, नहीं तो आप इग्नोर कर दीजिए, आपको स्टॉक नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे
आगे एक टर्म यूज होता है बाई ऑन क्लोज। ये बहुत ही रेयर टर्म यूज होता है, आप सब शायद इसका नाम भी ना सुने होंगे। जब भी किसी भी स्टॉक की ट्रेडिंग होती है किसी भी दिन, उसके अंत में उसकी एक होती है ना क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। इस प्राइस पे अगर आप कोई स्टॉक खरीदना चाहते हो तो बाई ऑन क्लोज इसको कहते हैं। ये कौन यूज करते हैं? म्यूचुअल फंड वाले। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो किसी भी दिन, अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लेते हो, मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ जो भी म्यूचुअल फंड लिया कीजिए, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लिया कीजिए। अगर नहीं है उसको जरूर चेक करके आप कन्वर्ट तो कम से कम हो ही जाइए, अगर मजबूरी है आपकी म्यूचुअल फंड में ही बने रहना तो। बाई ऑन क्लोज आपके म्यूचुअल फंड वाले करते हैं कैसे? आपसे पैसा ले लेंगे वो 100 रुपये, ठीक है। अभी कोई भी स्टॉक वो खरीदने जाएंगे तो वो बीच मार्केट में ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, वो आपको वो रेट दिलाएंगे जो मार्केट में क्लोजिंग के वक्त हुआ। अब बाजार कितनी भी ऊपर गई हो कितनी भी नीचे गई हो, वो जहां पर स्टॉक क्लोज हुआ, जैसे कि एक जब कैंडल बनती है, ठीक है, ये जब कैंडल इस तरीके की बनती है, ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया, ये इसका ओपन था, ये इसका क्लोज था। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये ग्रीन कैंडल है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ जिस हिसाब से, अगर ये ग्रीन कैंडल है, ठीक, ये जब ग्रीन कैंडल है तो ये इसका हाई होगा, सॉरी ये इसका लो होगा, ये इसका हाई होगा, ये इसका ओपन होगा, ये इसका क्लोज होगा। अब क्लोजिंग प्राइस ये है। चलिए, ये अगर क्लोजिंग प्राइस है तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होता है, बाई वाला ट्रांजेक्शन या सेल वाला ही भी ट्रांजेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग ट्रांजैक्शन। चाहे वो सेल ऑन क्लोज हो चाहे वो बाई ऑन क्लोज हो। सेल भी आपके म्यूचुअल फंड वाले या इंश्योरेंस कंपनियां क्लोजिंग प्राइस पे करती हैं और बाई भी इसी प्राइस पे करती हैं। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। चलिए अगली बात करते हैं ब्रेकआउट की। ये मेरा पर्सनल फेवरेट, आप बताइएगा आपने कभी इसका यूज किया है या नहीं। अब ये ब्रेकआउट होता क्या है मैं आपको समझाऊं अगर आसान भाषा में। तो ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? एक जोन थी उसको तोड़कर कुछ निकल गया, ठीक। चलिए, जब आप स्टॉक में कोई मोमेंटम देखते हो, जैसे कि कोई स्टॉक था यहाँ ऊपर गया फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ पर ऊपर आया है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर आया है, मार्केट भी पॉजिटिव है, पहली चीज़। दूसरी, उस स्टॉक के लिए कोई गुड न्यूज़ आ गई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रेकआउट। ये स्टॉक जब ऊपर जाएगा तो स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। कैसे? स्टॉप लॉसेस हंट हो जाएंगे। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है शॉर्ट सेलिंग पे, वो वीडियो का लिंक मैं दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देखिएगा, फिर आप समझेंगे ब्रेकआउट इतने भयंकर तरीके से काम कैसे करता है और ये इतना प्रॉफिटेबल पैटर्न कैसे हमको ला कर दे देता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं और बहुत ही बड़े प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं, केवल इसीलिए क्योंकि वो उसके पीछे की साइंस को, उसके पीछे जो चीज़ें चलती हैं वो समझते हैं। अब ये बुक रनर कौन होता है इसको मैं समझा दूँ। जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है तो उसको अपनी एक बुक तैयार करनी पड़ती है जहां पर वो कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स लिखते हैं। अब ये डिटेल लिखने का काम कंपनी वाले खुद कर नहीं सकते, तो वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हायर करते हैं, उन्हीं को बुक रनर कहा जाता है। आप इस चीज़ को अगर बाजार में हो तो इग्नोर भी एक बार के लिए कर सकते हो क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी ज़्यादा यूज नहीं की जाती है, ठीक है। अब ये बेस्ट आस्क और बेस्ट बिड क्या होता है, अब इसको समझ लीजिएगा। बेस्ट आस्क का मतलब क्या होता है? बहुत ही आसान भाषा में मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। बेस्ट आस्क, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लोएस्ट प्राइस। ऑफकोर्स सी बात है कि अगर आप किसी चीज़ को लेने जा रहे हो तो क्या सोचोगे कि मैं उसको सस्ते से सस्ता खरीदूं, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को बेचने जा रहे हो आपको लगेगा कि मैं उसको महंगे से महंगा बेचूं, और आपको यही ट्रांजैक्शन करने के लिए बहुत बार कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस करना पड़ता है, ठीक है। तो बेस्ट बाई और बेस्ट सेल किस तरीके से काम करता है मैं वही आपको समझाऊंगा। बेस्ट आस्क का मतलब क्या है? कौन है? जो भी बंदा, हम चाहते तो हैं सब अपना स्टॉक खरीदने में सस्ते में और बेचना महंगे में चाहते हैं, लेकिन इसका अपोजिट आप चले जाइए। बेस्ट कौन, सबसे बेस्ट कौन बनेगा? बेस्ट का मतलब क्या है कि सबसे बेस्ट सेलर कौन होगा? जो सबसे सस्ते में माल बेच रहा हो सामने वाले के लिए, कम से कम बायर के लिए, ठीक है। वही चीज़ उसके अपोजिट भी जाती है। तो वो बेस्ट आस्क प्राइस कौन सा होता है? जो आपको सबसे सस्ते में माल दे रहा हो। और बेस्ट बिड प्राइस कौन सा होता है? जो सबसे महंगे में माल लेना चाहता हो। ध्यान दीजिएगा, जो सबसे महंगे में माल लेना चाहता हो वो बेस्ट बिड प्राइस हो जाएगा, जो सबसे सस्ते में माल बेचना चाहता हो वो बेस्ट आस्क प्राइस हो जाएगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बिड एंड आस्क स्प्रेड की। ये बहुत ज़रूरी टर्म है, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी सेबी ने वॉल्यूम को कम कर दिया है हमारी बाज़ार में, और वॉल्यूम कम कैसे हुआ? क्योंकि मार्जिन जो है वो बढ़ा दिए गए। यानी कि अगर आपको 100 रुपये का स्टॉक खरीदना है तो आप बाज़ार में 100 रुपये लेकर आओ तभी खरीद पाओगे, या कम से कम 80 रुपये या 60 रुपये लेकर आओ। पहले क्या था, आप बाज़ार में 5 रुपये लेकर आए और 100 रुपये का माल खरीद सकते थे। आप बाज़ार में 10 रुपये लेकर आए, आप बाज़ार में 500 का माल खरीद सकते थे। कुछ इस तरीके की चीज़ें थी, लेकिन अब ये काम कम कर दिया गया, यानी कि वॉल्यूम कम हो गया। यानी कि अब जो बिड और आस्क का स्प्रेड होगा वो भी
अलग अलग दूर हो जाएगा। दूर का मतलब क्या है, जो वॉल्यूम होगा अगर कम हो जाएगा, यानी कि कम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, तो किसी को हो सकता है माल 100 में बेचना हो, लेकिन जो सामने वाला बंदा हो वो खरीदने के लिए तैयार हो केवल 80 रुपये में, ये दूरी हो जाएगी। और इसी दूरी को हम बिड स्प्रेड कहते हैं, बिड या आस्क स्प्रेड कहते हैं, क्योंकि जो आस्क कर रहा है वो 80 में आस्क कर रहा है, और जो बिड कर रहा है, ठीक है, सॉरी, जो बिड कर रहा है वो 80 में कर रहा है, और जो आस्क कर रहा है वो 100 में कर रहा है। यानी कि माल हम बेचेंगे 100 रुपये में और ख़रीदेंगे 80 रुपये में। अब इसके जो बीच का डिफरेंस है वही यहाँ पर है। और जो भी स्टॉक्स ऐसे होते हैं, हम उन स्टॉक्स को कहते हैं कि ये स्टॉक्स जो हैं इलिक्विड हैं। इलिक्विड का मतलब वहाँ पर कम ट्रांजैक्शंस होते हैं, और वहाँ पर अगर आपको कोई स्टॉक बेचना है तो आपकी मनचाही कीमत पे हो सकता है ना बिक पाए, या फिर आप मनचाही कीमत पे ना खरीद पाओ। बोस क्या होता है, अब ये स्टॉक मार्केट को ही बोस कहते हैं। अब ये कोई विदेशी भाषा है, हमको नहीं पता है। बाकी पुराने समय में जो फ्लोर होता था स्टॉक एक्सचेंजेस का, जैसे कि एनएससी और बीएससी, यहाँ पर पहले कैसे ट्रेडिंग होती थी, फिजिकली लोग जाकर यहाँ पर ट्रेड किया करते थे। तो जो फ्लोर होता था उसको बुअस कहते हैं। अब क्या कहते हैं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बर्स कहते हैं, बुअस कहते हैं, अजीब सा नाम है। खैर, बुअस मतलब स्टॉक मार्केट समझ लीजिए। बहुत बार जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वहाँ पर यही लिख कर आता है, या फिर आप जब कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ते होंगे तो बिल्कुल ऐसे ही लिख कर आता है। क्लियरिंग हाउस ये क्या करता है, अब इसको साफ साफ अगर समझना चाहो आसान भाषा में, तो समझ लीजिए कोई काम आपने एक्सचेंजेस को दिया, ठीक है, कोई काम आपने एक्सचेंजेस को दिया, और एक्सचेंजेस अगर वो काम कर रहे हैं तो वो क्लियरिंग हाउस हो गए, मतलब कि काम को सलटा रहे हैं, काम को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। जैसे कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है, ट्रांजैक्शन करते हो, उसका पूरा हिसाब किताब कौन रखता है, क्लियरिंग हाउस। ये स्टॉक एक्सचेंजेस की एक इकाई होती है जहाँ पर अलग तरीके से काम होता है, और ये बहुत ही बड़ा मेंटेनेंस करते हैं। जैसे कि अभी जो मार्जिन सिस्टम हुआ है, मार्जिन सिस्टम में क्लियरिंग हाउसेस का बहुत बड़ा योगदान है। और क्लियरिंग हाउस जो है वो आपके डीमैट अकाउंट में भी बहुत ज़रूरी रहते हैं, कि वो कौन स्टॉक खरीदा है, किसके स्टॉक पोर्टफोलियो में डालना है, किसके पोर्टफोलियो से निकालना है, ये सारे काम भी क्लियरिंग हाउसेस ही करते हैं। तो एक तरीके से समझ लीजिए जो हिसाब किताब मेंटेन रखते हैं उन्हीं को क्लियरिंग हाउस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत कम समय में यूज होता है, बाकी आप ये समझे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं किसकी, करेक्शन की। बहुत ज़रूरी टर्मिनोलॉजी है और ध्यान से समझिएगा। करेक्शन और क्रैश दो चीज़ें होती हैं जो बाज़ार में यूज की जाती हैं। करेक्शन का मतलब होता है गिरावट, और गिरावट कौन सी, ट्रेंड रिवर्सल वाली गिरावट, अचानक से क्रैश वाली गिरावट नहीं। जैसे कि अभी 2-4 दिन पहले बाजार में अचानक से गिरावट आ गई थी, उसको हम क्रैश कह सकते हैं, क्योंकि बाजार 1-1.5% से ज़्यादा मोमेंटम दिखाती नहीं, उस दिन 3-4% अचानक से गिर गई, ये क्रैश हो गया। अभी करेक्शन की बात करें, करेक्शन का मतलब होता है दूसरे टर्म्स में अगर हम कहें प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब क्या होता है, जो लोग स्टॉक यहाँ पर खरीदे, स्टॉक यहाँ पर आया, वो क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट पे एग्जिट करेंगे, यानी कि स्टॉक को सेल करेंगे प्रॉफिट पे। जब वो स्टॉक सेल करते हैं तो उसको प्रॉफिट बुकिंग कहा जाता है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब अपने किताबों में वो प्रॉफिट को लेकर आ रहे हैं, नहीं तो वो फिर प्रॉफिट सिर्फ देखने के लिए होता है। जैसे कि कोई भी स्टॉक आपने 100 रुपये पे लिया, ठीक है, वो 150 चला गया, ठीक। अब आप 150 पे अगर नहीं बेचते हो और बाजार गिर जाती है, 120 वापस आ जाती है, तो आपने 150 का रेट से प्रॉफिट देखा कागज़ में, हुआ नहीं आपके पास ये प्रॉफिट। अब आप अगर 120 पे एग्जिट करते हो तो प्रॉफिट बुकिंग आपने 120 पे करी, तो आपकी जो प्रॉफिट आएगा वो आपके लिए 20 रुपये आएगा। ये अलग टर्म में हम चले गए। खैर, करेक्शन पे वापस आते हैं। करेक्शन का मतलब क्या होता है, जब स्टॉक 150 से गिर के 140 आ जाए, फिर 135 आ जाए, फिर 130 आ जाए, यानी कि इस स्टॉक में अभी करेक्शन हो रहा है। आप इसको खरीदने के बारे में सोच सकते हैं अगर ये गुड क्वालिटी का स्टॉक है तो। क्रैश में अलग सिनारियो बनता है, वहाँ पर अचानक से गिरावट आ जाती है, और हम सब जब तक खरीदने के बारे में सोचते हैं, बेचने के बारे में सोचते हैं, तब तक वो गिरावट बहुत बड़ी हो चुकी होती है। क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर डिस्कशन ही नहीं करना, आप सबको पता है क्लोजिंग प्राइस क्या होता है। काउंटर पार्टी ये जान लीजिए, कभी कभी न्यूज़ चैनल्स वाले इसका यूज करते हैं, जहाँ पर आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं। होता क्या है, काउंटर पार्टी का मतलब क्या होता है, आप कोई स्टॉक आ गए 100 क्वांटिटी बेचने, और सामने वाला जो बंदा आपके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है वो खरीदने आ गया 100 क्वांटिटी ही, तो यहाँ पर वो आपके लिए काउंटर पार्टी हो जाएगा, और उसके लिए आप काउंटर पार्टी हो जाओगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कॉल ऑप्शन की। कॉल ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, इसको आप समझिएगा। स्पेशली वीडियो है दूसरे वाले चैनल पर, लिंक उसका भी हो सकेगा दे दूंगा, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। होता क्या है, कोई स्टॉक 100 रुपये पे चल रहा है और आपको लगता है ये स्टॉक 150 चला जाएगा, ठीक।
आपको लगता है, तो आप क्या करोगे, 150 रुपये पे उस स्टॉक पे शर्त लगा लोगे। शर्त का क्या मतलब है, आप कॉल ऑप्शन खरीद लोगे उसका। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है कि आप किसी स्टॉक में तेजी देखते हो, ठीक है। और इसी का अपोजिट होता है पुट ऑप्शन, याद रखिएगा इस चीज़ को। पुट ऑप्शन क्या होता है, आपको लगता है सवाल स्टॉक 50 चला जाएगा, इसलिए आप 50 रुपये की पुट खरीद लोगे। यहाँ पर याद रखिएगा ये चीज़ आपके अधिकार क्षेत्र में आती है कि आपने 150 रुपये का क्या खरीदा आपने। जब कॉल खरीदा तो 150 स्टॉक गया तो आपकी चांदी हो गई, क्योंकि आपने जो का सोचा था वही हो गया। अगर नहीं जाता है तो आपने जितने में कुछ प्रीमियम आपको देना पड़ता है, जिसको कमाता कौन है, सेलर। वो आपसे ये शर्त लगाता है चलिए 150 नहीं जाएगा, अगर चला जाता है तो हम आपको बहुत गुना पैसा लौटा कर देंगे। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी ऑप्शन वाली वीडियो जरूर देखिएगा, आपको आसान भाषा में समझ में आ जाएगा कि क्या होता है कॉल या पुट ऑप्शन, ठीक। चलिए, वो शर्त की तरह काम करता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। कैपिटलाइजेशन क्या कहते हैं, हाँ कैपिटलाइजेशन, ये होता है क्या, पूंजीकरण। अब इसको भी अगर आसान भाषा में समझना चाहो तो अगर कोई स्टॉक 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और उसके बाजार में 5 स्टॉक्स हैं, तो उस स्टॉक का जो कैपिटलाइजेशन होगा वो कितना होगा, आप सब समझ गए होंगे, 500 रुपये होगा। अब 500 रुपये का कैपिटलाइजेशन किसी स्टॉक का है और वो स्टॉक 10% गिर जाता है, ठीक है, तो इस स्टॉक का कैपिटलाइजेशन कितना हो जाएगा, 450 रुपये। तो कैपिटलाइजेशन क्या होता है, बाजार में उस स्टॉक की कितनी वैल्यू है, टोटल वैल्यू उस स्टॉक की कितनी है। जैसे कि रिलायंस की इस वक्त 12-13 लाख करोड़ रुपए की है। अभी अभी इन्फोसिस हमारा प्यारा स्टॉक, बहुत ही बेहतरीन इन्फोसिस प्यारा स्टॉक है, आई उसमें भी है और आई हमारे साथ भी है। खैर, इन्फोसिस 5 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली शायद 5वीं 6वीं कंपनी बनी, और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होती है किसी भी कंपनी के लिए। तो सोचिए, इन्फोसिस भी एक ब्लू चिप स्टॉक है, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जिनका आंकड़ा 100 करोड़ होता है, किसी का 1 करोड़ भी होता है, या कोई लाखों में भी होते हैं। बहुत छोटी छोटी कंपनियां भी हैं BSE पर लिस्टेड, आप उनको जाकर चेक कर सकते हैं। तो कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप, आप इनडायरेक्टली इसको कह सकते हैं। अब कैपिटल अप्रिसिएशन क्या होता है ये भी समझा देते हैं। देखो यार, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है तो आधे घंटे ही करेंगे, फिर अन्य जो पार्ट आएंगे उनमें हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो इतनी लंबी वीडियो कोई देख नहीं पाता। वैसे भी लोगों का कंसंट्रेशन आजकल कम होता जा रहा है। अब सोचिए, हम बना ले रहे हैं लेकिन आपको देखने में तकलीफ होगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, जो लोग यहाँ तक आ गए हो वो सच में एक डेडिकेटेड लर्नर हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी इतनी है कि आप लोग फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देते रहिए, अपने आसपास लोगों को सिखाते रहिए, खुद समझते रहिए, चीज़ों को आगे लेकर चलिए। बाजार में हर कोई जानता है अच्छा स्टॉक कौन सा है, लेकिन फिर भी वो पैसा क्यों नहीं कमा पाते, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते। वो चीज़ों को हवाई बातों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और वो सीखने पे कोई फोकस नहीं करते, इसीलिए वो पैसा नहीं कमा पाते। तो कम से कम आप उनसे कई कदम आगे हो, यहाँ तक आए हो, तो मैं सच में आपको एक होता है ना सीरियस लर्नर घोषित कर सकता हूँ। II सीरियस लर्नर, आपको ये क्या कह सकते हैं, आपको ये सर्टिफिकेट हमारी तरफ से बस कहने के लिए। चलिए, आगे चलकर हम काफ़ी कुछ बड़ा करेंगे, आपकी भी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, कैपिटल अप्रिसिएशन क्या होता है ये समझा देते हैं। आपने 100 रुपये बाजार में इन्वेस्ट किए, वही हो सकता है 10 साल बाद 1000 रुपये हो जाए, ठीक है। अब ये 900 रुपये जो था ये आपका कैपिटल अप्रिसिएशन था। याद रखिए, जो आपके पैसे के ऊपर बढ़त आई है या फिर घटोतरी आई है, कैपिटल डिप्रिसिएशन भी होता है, कैपिटल अप्रिसिएशन भी होता है। बाजार ऊपर गई यानी कि आपका स्टॉक ऊपर गया तो आपके साथ, आपके कैपिटल के साथ अप्रिसिएशन होगा। बाजार नीचे गई, आपका स्टॉक नीचे गया तो फिर आपके स्टॉक के साथ डिप्रिसिएशन होगा। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब कैपिटल गेन क्या होता है, ये वही चीज़ होगी, याद रखिएगा जो मैंने आपको समझाया। कैपिटल गेन एग्जैक्टली ये 900 रुपये का आपके पास कैपिटल गेन हुआ, और आपके साथ हुआ क्या, कैपिटल अप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन में घटोतरी होती है, अप्रिसिएशन में बढ़ोतरी होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल मार्केट जैसे कि हमारा जो NSE है वो कैपिटल मार्केट है, और कैपिटल मार्केट में हम सब ट्रेड करते हैं, जहाँ पर डेट सिक्योरिटीज़ में, इक्विटी सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग होती है, उसी को हम कैपिटल मार्केट कहते हैं, जो कि BSE और NSE हैं। कॉमर्शियल पेपर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। होता क्या है, जब किसी कंपनी को क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, ठीक। जब किसी कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो या तो अपनी इक्विटी बेच दे, यानी कि अपने शेयर्स को बेच दे, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, उनको ब्याज नहीं देनी पड़ती है, उनके पास ये एडवांटेज होता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता है कि आप इक्विटी बेचने आ जाओ और कोई आपको लेने आ जाएगा, बहुत सारे अप्रूवल्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद आप कॉमर्शियल पेपर लॉन्च कर सकते हो। कॉमर्शियल पेपर एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, उधारी वाला इंस्ट्रूमेंट है। आप सामने वाले बंदे से कहते हो भैया हमको 100 रुपये उधार दे दो, हम अपना काम करेंगे, आपको 110 रुपये लौटा देंगे। तो सामने वाला अगर आप पे ट्रस्ट करता है, वो आपको 100 रुपये देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप उसको 110 दोगे और दूसरी चीज़ वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है। तो जो भी कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो कभी कंपनियां होती हैं, अगर वो ऐसा कुछ करती हैं, वो उनको जो जिस प्रोसेस के थ्रू ये काम करते हैं, कॉमर्शियल पेपर लॉन्च करते हैं। कॉमर्शियल पेपर हम आप लेते हैं, उसको खरीद कर हम
हमको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि हमने 100 रुपये इस कंपनी को दिए हुए हैं, ये हमको 110 लौटाएगी। ये 15 से 365 डे के बीच में रेंज करता है और बहुत सारी कंपनियों के लिए ये लाइफ लाइन का भी काम करता है। बहुत सारी कंपनियों को मैं कम से कम आपको ऐसी 2-4 कंपनियां बता सकता हूं जहां पर इस कॉमर्शियल पेपर ने उनको बहुत बड़ी मदद की। इवन वो बर्बाद होने से उनको कई बार बचाई हुई हैं ये कंपनियां। कमीशन आप सब समझते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट में कि आप जब कोई चीज़ बाई करते हो, ठीक है, बाज़ार में आपने कोई चीज़ बाई करी BUY बाई, आपने कोई चीज़ बाई करी और अगर आपने फ्यूचर्स में बाई करी, फ्यूचर्स क्या होता है वो भी आप समझ जाएंगे जब आप ऑप्शन वाली वीडियो देखेंगे, उसको आप ज़रूर देखिएगा। होता क्या है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो यानी कि सामने वाले से आप कुछ लिखित में साइन कर रहे हो, ये लिखित वाली बात मैं रिटर्न जो बात कह रहा हूँ ये रियल लाइफ में होती है, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो ठेका होता है, वो ये होता है कि हम कह तो रहे हैं कि हम ये स्टॉक 100 पे इसलिए ख़रीद रहे हैं क्योंकि ये 110 जाने वाला है, और सामने वाला बंदा कहता है हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि 100 में बेच रहे हैं क्योंकि हमको लगता है ये 90 जाने वाला है। अब हम और आप, मतलब जो दो लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि हम इस चीज़ से हम इस चीज़ पे अडिग रहेंगे और इसकी जो देखभाल है वो एक्सचेंजेस करते हैं, आपका ब्रोकर करता है कि कोई बीच से भाग ना जाए, कि कोई कह तो दे कि हम शर्त तो लगा रहे हैं कि ये स्टॉक 110 जाएगा और अगर वो 90 चला गया तो आप छोड़कर भाग जाओ। ऐसा आप नहीं कर सकते, इसीलिए एक कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है। ये कभी और आसान भाषा में आपको समझा देंगे, कुछ लोगों को यहाँ पर दिक्कत हुई होगी समझने में। बस इतना समझ लीजिए कि आप अगर कोई स्टॉक 100 रुपये पे इस वक्त चल रहा है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, वो एफएनडो में ट्रेड करेगा यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करता है। कुछ दिक्कत हमारी कलम के साथ हो गई है तो कलम थक गई क्या? चलिए कलम थक गई और हम और आप नहीं थके तो हम आपके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए होता क्या है कि आपने शर्त तो लगा ली, तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में शर्त वाली बात होती है, हम शर्त पे काम करते हैं। तो शर्त जब लगती है उस पे जो ट्रांजैक्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके के बने हुए हैं। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह ये आपको एक्सप्लेन करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। अभी तो हम ABC पहुँचे हैं और अभी C भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने का पूरा वादा करते हैं। इस वीडियो पर जिस तरीके का आपका रिस्पॉन्स रहा, हम ये वीडियो जो है हो सकेगा मंथली बेसिस पे या फिर 15 दिन के अंतराल पे लाते रहेंगे और आपकी मदद पूरी तरीके से करते रहेंगे। आप सबका जैसा रिस्पॉन्स रहा उसी हिसाब से ये वीडियोज़ आती रहेंगी। आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और अगर आप वीडियो लाइक करेंगे तो सच मानिए इससे बड़ा कुछ होता है ना, इससे बड़ी खुशी कुछ है नहीं। तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल फ्री अवेलेबल रहेगी जब तक ये वीडियो है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब बिना किए मत जाना क्योंकि ये चैनल नया बना हुआ है तो आपकी मदद की सख्त ज़रूरत भी है। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।